बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर बल आघूर्ण। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार का होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। असमानांतर बल रेखाएं असमान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं और यदि हम समानांतर बल रेखाएं खींचते हैं तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात मैं समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को या चुंबकीय बल रेखाओं को खींचता हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, अर्थात यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। हमने यह मान लिया कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, और इस पूरे क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान b है। अब यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी दंड चुंबक को रख दें तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो माना कि यह हमारा एक दंड चुंबक है, हमने इसे इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया। इस दंड चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। इस चुंबक का मध्य बिंदु यहाँ है। एक हम मध्य रेखा और खींच लेते हैं, इससे हमें मदद मिलेगी। तो ये चुंबक की अक्ष बना दी हमने। माना कि इस चुंबक का ध्रुव प्रावल्य स्मॉल m है और प्रभावकारी लंबाई 2l है, अर्थात n से लेकर s तक की दूरी, ये जो दूरी है ये 2l है। इसका ध्रुव प्रावल्य m है, चुंबकीय ध्रुव ns है और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अर्थात ये जो अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार से हमने इसे रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबक को रखते हैं तो उस पर बल लगता है, उसके ध्रुवों पर बल लगता है। तो इस उत्तरी ध्रुव पर एक बल लगेगा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा और दक्षिणी ध्रुव पर भी एक बल लगेगा जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार से इस चुंबक पर दो बल क्रियाशील होंगे। उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा और दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि लगने वाला बल ध्रुव प्रावल्य और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होगा। तो उत्तरी ध्रुव पर कितना बल लगता है, mb क्षेत्र की दिशा में। दक्षिण ध्रुव पर कितना बल लगता है, mb क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ये तो हमने अपना चित्र तैयार कर लिया है। अब यदि यहां देखें कि परिणामी बल कितना हुआ, परिणामी बल होगा F बराबर mb माइनस mb। माइनस mb इसलिए कि एक की दिशा धनात्मक x अक्ष के अनुदिश है तो दूसरी दिशा ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश है। दोनों बल समान हैं और ये F का मान हो गया 0। यानी कि इस चुंबक पर परिणामी बल 0 लगेगा, अर्थात चुंबक की स्थानांतरणीय गति नहीं होगी। न तो चुंबक आगे इधर बढ़ेगा, न चुंबक पीछे की ओर जाएगा, न चुंबक ऊपर जाएगा, न नीचे आएगा, न चुंबक इधर जाएगा और न इधर जाएगा। चुंबक अपने स्थान पर इस बिंदु पर बना रहेगा। ये ओ बिंदु हमने मान लिया। किंतु एक चीज देखिएगा कि ये दोनों बल जो हैं इनकी क्रिया रेखाएं अलग है। ये वाला बल इस क्रिया रेखा के अनुदिश है और ये वाला बल इस क्रिया रेखा के अनुदिश है। अर्थात इस क्रिया रेखा पर कार्य करता है और यह इस क्रिया रेखा पर कार्य करता है।
तो ये दोनों बल मिलकर बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों बलों के द्वारा उत्पन्न बल युग्म के द्वारा यहां पर एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और जिसे हम बल युग्म का आघूर्ण कहेंगे। मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूं x। तो इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, nx। एक बल mb इस पर लग रहा है, दूसरा बल mb इस पर लग रहा है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये nx हो गई। यदि ये कोण थीटा है तो मैं इस कोण को भी थीटा ही लिख दूं। ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये वाला जो कोण नजर आ रहा है ये भी थीटा होगा। तो आइए अब अपन बात करते हैं बल आघूर्ण पर कि कितना बल आघूर्ण लगेगा। आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम बल आघूर्ण की परिभाषा से लिख सकते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण लिख दें सीधे सीधे। इसको टाउ से प्रकट करते हैं तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अर्थात टाउ बराबर क्या हो गया, बल का मान कितना है mb और लंबवत दूरी कितनी है nx। ये वाली दूरी nx है। ठीक, अब एक काम करते हैं कि त्रिभुज nxs या nsx लिख देता हूं मैं यहां पर। तो अगर इस त्रिभुज में बात करें हम nsx, ये एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ये कोण समकोण है, ये कोण थीटा हो गया। तो इस त्रिभुज के अंदर हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी कि nx बटे ns, यानी कि चुंबक की लंबाई, प्रभावकारी लंबाई। मतलब ये हुआ कि nx बराबर होगा 2l साइन थीटा। और अब हम इस nx की जगह पर लिखने वाले हैं 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा mb गुणित 2l साइन थीटा और m इंटू 2l आप जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M से प्रकट करेंगे। तो टाउ बराबर हो जाएगा कैपिटल M b साइन थीटा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक हुआ। तो इतना बल आघूर्ण लगेगा इसके ऊपर। अब यदि थीटा का मान 0 या 180 हो तो उस स्थिति में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि टाउ का मान मिनिमम होगा और ये मान हो जाएगा 0। और यदि हम बात करें थीटा बराबर 90 हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ हो, उस स्थिति में क्या होगा, तो जब लंबवत रखा होगा तो साइन 90 का मान 1 होगा और टाउ का मान मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, mb के बराबर होगी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी दंड चुंबक पर इतना बल आघूर्ण लगेगा। न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान का मान mb के बराबर होगा। तो यहाँ तक अपन ने बात किया है। अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। जैसा कि इसके पहले हमने बात किया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई दंड चुंबक रखा हुआ है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है और लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ये हम निकाल चुके थे कि टाउ बराबर mb साइन थीटा। ये बल आघूर्ण का व्यंजक हमने अभी पिछले वाले पार्ट के अंदर किया है। अब हम एक काम करते हैं कि यदि इस चुंबक को, जैसे एक चुंबक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, ये NS एक चुंबक है और ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये जो भी कोण बना हुआ है ये कितना है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चुंबक का यदि द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है तो इस पर इतना बल आघूर्ण अभी इस स्थिति में क्रियाशील है। कैपिटल M द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान ध्रुव प्रावल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के
बराबर होता है, तो यह इस चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो इस पर इतना बल आघूर्ण क्रियाशील है। अब हम चाहते हैं कि इस चुंबक को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए इस प्रकार से। जैसे कल्पना कीजिए कि एक चुंबक है, यह इस स्थिति में भी रखा हुआ है और हम इसको घुमाना चाहते हैं, ऐसे इस प्रकार से घुमाना चाहते हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस पर बात कर लेते हैं हम लोग कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, जब बल आघूर्ण लगता है तो किया गया कार्य हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। क्योंकि यहां पर रेखीय विस्थापन नहीं होगा, यहां विस्थापन कैसा होगा, कोणीय विस्थापन होगा, कोण बदलेगा, इसलिए कोणीय विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो यदि किया गया कार्य हम dw लिखें, बल आघूर्ण का मान टाउ लिखें और हम एक सूक्ष्म कोण d थीटा से घुमा दें। यदि इस चुंबक को एक छोटे से कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य dw हो, तो dw को व्यक्त करेंगे टाउ d थीटा से, यानी कि dw बराबर टाउ का मान कितना है, mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। इतना कार्य करना पड़ेगा डी थीटा कोण से घुमाने में। और यदि हम इसे प्रारंभिक स्थिति, माना कि ये θ1 है यहाँ से, और ये अंतिम स्थिति, ये जो डॉटेड लाइन बता रखी ना हमने, ये अंतिम स्थिति को व्यक्त करता है, ये θ2 है। तो कल्पना कीजिए कि मैंने इस चुंबक को यहाँ से घुमाकर यहाँ तक लाना है, यहाँ से हम घुमाते हुए यहाँ तक लेकर आते हैं, यानी कि प्रारंभिक कोण θ1 है और अंतिम कोण θ2 है। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में कुल किया गया कार्य समाकलन के माध्यम से आ जाएगा, तो dw बराबर mb और समाकलन हो जाएगा θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा डी थीटा को समाकलित करके हम कार्य की गणना कर लेंगे। तो w बराबर mb और साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2 तक, या फिर इसको हम लिखेंगे w बराबर mb कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये व्यंजक आ गया हमारा किसी भी चुंबक को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में कुल हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा चुंबक प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, इस प्रकार से रखा हुआ है, और हम इसको घुमा के और θ कोण तक लाना चाहते हैं। तो यदि θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर θ हो, तो क्या हो जाएगा, तो w थीटा से तात्पर्य मध्यमान स्थिति से, इसको मध्यमान स्थिति कहेंगे, मध्यमान स्थिति से θ कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य हो जाएगा mb, और cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस cos थीटा। तो θ कोण पर यदि कोई चुंबक रखा हुआ है तो हम उसे मध्यमान स्थिति से θ कोण तक लाने में इतना कार्य करेंगे। और यदि किसी चुंबक को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाएगा तो इतना कार्य करना पड़ेगा। तो किसी भी चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का ये व्यंजक हम θ1 से θ2 के लिए उपयोग में लाएंगे, और मध्यमान स्थिति से, यानी कि प्रारंभ में 0 कोण है तो वहां से यदि θ कोण तक घुमाना है तो हम इस कार्य के व्यंजक का उपयोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अब बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा पर। तो देखिए, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और इसमें एक चुंबक NS रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में θ कोण बनाते हुए रखा गया है। तो हमने यहाँ तक बात कर लिया है कि इस स्थिति में इस चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण mb साइन थीटा के बराबर होगा, और यदि इस चुंबक को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाए तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। उसका मान होगा mb cos θ1 माइनस cos θ2।
ये अपन अभी बात कर चुके हैं। और अब हमें जो बात करना है वो स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में करना है, यानी कि इस स्थिति में जब कोई चुंबक जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है, और ये कैपिटल M का मान हम बार बार बात करते हैं कि इसका मान होता है ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई के बराबर। तो इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, चुंबकीय क्षेत्र बीटा B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी हम ये निकालना चाहते हैं। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा की जब परिभाषा दी जाती है तो इसके पहले भी आपने कुछ परिभाषाएं पढ़ी होगी स्थितिज ऊर्जा की। हम कहते हैं कि अनंत से वस्तु को क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गई स्थितिज ऊर्जा की। अब अनंत क्यों लेते हैं? अनंत इसलिए लेते हैं कि अनंत पर क्षेत्र का मान शून्य है, और हम जिस क्षेत्र में लेकर आएंगे वो क्षेत्र बल आरोपित करेगा, तो या तो हमें बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है या फिर बल कार्य करता है। तो दोनों स्थिति के अंदर जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि इस चुंबक को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित इस बिंदु पर इस स्थिति में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। एक बात तो ये हो गई। हम यहाँ पर एक और तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, और वो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि किसी चुंबक को, ध्यान दीजिएगा, किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा से, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा चुंबक है और हमने इसको प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो लंबवत दिशा से, यानी कि अभी B के साथ में कितना कोण बनाता है? ये 90 कोण बनाता है। तो लंबवत दिशा से घुमाते हुए थीटा कोण तक लेकर आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। हम इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक बार फिर से, किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य चुंबक की थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये एक परिभाषा हुई। तो हम इस परिभाषा का उपयोग करते हुए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। तो कार्य के व्यंजक से हम जानते हैं कि θ1 से θ2 तक घुमाने में कुल किया गया कार्य कितना होता है? W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। अब यदि परिभाषा से हम बात कर रहे हैं तो θ1 का मान कितना? 90 डिग्री। मैंने कहा कि लंबवत दिशा से, यानी कि ऐसे रखा हुआ है, तो शुरुआत का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो θ1 90 और θ2 बराबर कितना? थीटा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए द्वितीय स्थिति। तो यदि θ1 90 हो और θ2 बराबर थीटा हो तो फिर हम कहेंगे कि जो कार्य करना पड़ेगा यह थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये क्या है? थीटा कोण पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। ये इसको व्यक्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम u थीटा का मान निकाल सकते हैं। u थीटा बराबर हो जाएगा mb और cos θ1 की जगह 90 माइनस cos थीटा। cos 90 का मान 0 होता है, तो इसका मतलब u थीटा बराबर क्या हो जाएगा? u थीटा बराबर हो जाएगा माइनस mb cos थीटा। अर्थात थीटा कोण पर स्थित चुंबक की स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी। अब आप देखिए, हम कुछ विशेष स्थितियों में बात कर लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 हो, यानी कि चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, तो उस स्थिति में cos 0 का मान 1 होता है, तो u का मान मिनिमम होगा। तो u का मान मिनिमम कितना होगा? माइनस mb के बराबर होगा। अर्थात चुंबक इस स्थिति में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा में होगा थीटा बराबर 0 होने पर। और यदि थीटा बराबर
90 हो तो क्या होगा, तो u 90 डिग्री पर ये हो जाएगा cos 90 0 यानी कि 0। और तीसरी स्थिति की यदि थीटा बराबर 180 हो तो ऐसी स्थिति के अंदर u का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 180 -1 होता है और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा mb के बराबर। तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा -mb, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा +mb, हम प्लस का चिन्ह से शो कर दें चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो +mb, और 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा 0। अब आप परिभाषा पर आइए। मैंने पहली परिभाषा दी थी कि अनंत से क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और अनंत क्यों? क्योंकि वहां पर स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 0 है। अब आप देखिए कि 90 डिग्री पर हमने परिभाषा क्यों दी, वो यहां क्लियर है इस तरह से कि यदि आपने चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो उस स्थिति में भी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 ही है। अर्थात चुंबक चाहे अनंत पर है, प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो चुंबक यदि लंबवत रखा हुआ है तब भी उसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है। तो इस कारण से हमने इस परिभाषा का उपयोग किया और अपनी स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस पार्ट में हमने सबसे पहले तो बलाघूर्ण की गणना की है, उसके बाद कार्य की गणना की है, उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा की गणना की है। तीनों अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।